बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा किया, जहां इनसे वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सूबे के सियासी और इंतज़ामी उमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार साहब ने बताया कि पंजाब में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाई गई है और जितनी भी ज़मीनें इन कब्ज़ा माफिया से वागुजार कराई गई हैं, उनको आवाम की फलाह के इस्तेमाल के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो इस हवाले से तरजीहात का तयन करेगी। जबकि इसके साथ साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए भी इकदाम उठाए जा रहे हैं और पंजाब भर में सहूलत बाजार कायम करने के लिए एक अथॉरिटी कायम कर दी गई है। साथ में जो सूबाई वज़रा हैं, उनकी ड्यूटीज़ का भी तयन कर दिया गया है, जो इन अशिया की कीमतों के उतार चढ़ाव के हवाले से खबर रखेंगे। आपके इल्म है कि रमज़ान शरीफ भी की आमद है। इस सिलसिले में जो आज की प्राइम मिनिस्टर साहब की एक्टिविटीज़ थी, उनका अहाता करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की मामले खसूसी इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब ने बताया कि वज़ीर इमरान खान साहब ने जोर दिया है कि जो कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए जाएँ। बिलखसूस लाहौर में जो कूड़ा क्रिकेट का इशू है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिस कंपनी को ठेका दिया गया था कूड़ा उठाने के लिए, उससे जुड़े मसाइल को हल करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि लाहौर शहर का जो अपना हुसन है उसको बहाल किया जाए। डॉक्टर फिरदौस साहबा का यह भी कहना था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बयानिया दम तोड़ गया है, लिहाजा अब तमाम तर जो फोकस है वो कारकर्दगी पर है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए तवानाइयाँ खर्च की जा रही हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो पे एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा है, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात के लिए जो कसीरुल जहद और बैनुल जमाती पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने पर जोर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो खत लिखा है उसमें इस नुक्ते पर जोर दिया गया है कि सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम के लिए अब ये इस्लाहत नागुज़ीर हो गई हैं और जिस किस्म का पैसा चला ये जो हालिया सेनेट इंतखाबात थे और जिस किस्म का करप्ट प्रैक्टिसेस चली और उसका नोटिस नहीं लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो अब इस पर बहस होनी चाहिए कौमी असम्बली में और कानून साजी की जानी चाहिए। इस हवाले से भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये बहुत आम इनिशिएटिव है। इस हवाले से व्यूअर्स के एक तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की अपोजिशन को दावत है कि वो कौमी असम्बली में आए, सेनेट में आए और इन मामलात पर बहस करें। आपके इल्म है कि कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जो 26 मार्च का लॉन्ग मार्च है उसे मुलतवी करने का ऐलान भी सामने आया, आपसी इख्तलाफ की बायस। इन तमाम नुकात पर प्रोग्राम के पहले हाफ में हम गुफ्तगू करेंगे। हमें जो दो शख्सियात ने ज्वाइन किया उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीजे मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, लाहौर से स्काइप पर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान से नदीम कुरैशी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात है, मेंबर सूबाई असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। दोनों मौजूद मेहमानों को मैं फॉर्मल वेलकम करूंगा। मैं नदीम भाई आपकी इजाजत से पीजी मीर साहब चूंकि पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर में मौजूद हैं, इनसे जरा गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। पीजे साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का दौरा, ज़ाहिर बात है एक तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब एतमाद का वोट लिया उसके बाद ये बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब की एक तरह से एक सेकंड इनिंग्स मिली है, उन्होंने एतमाद लिया है और खुद वज़ीर आज़म साहब का भी कहना है कि उनका जो हुकूमत के पहले 2.5 साल थे वो मुकम्मल हो गए हैं और अगले 2.5 साल में उन्होंने अपने एजेंडे पर ज़्यादा फोकस करना है। और कुछ मीडिया मार्केट में खबरें गर्दिश कर रही थी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब या पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के हवाले से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लाहौर में मौजूद हैं, किस तरह देखते हैं पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इस दौरे का और जिन नुकात का प्राइम मिनिस्टर अहाता कर रहे हैं अब एतमाद का वोट लेने के बाद और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब जीतने के बाद, क्या राय है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो विजिट है आप इसको दोनों एंगल से आप इसको एनालाइज करें। बड़ा जरूरी था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव विजिट हुई है कि उसमें ऑब्वियसली वो रिव्यू करेंगे कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, लाहौर आप कह लो कि पाकिस्तान का एक फोकल पॉइंट है, जिस तरह कराची है जी, तो कराची लाहौर ये एक फोकल पॉइंट है जिस पर बहुत जरूरत है, क्योंकि आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स पंजाब है सबसे बड़ा प्रोविंस, तो उसका गढ़ यही है। यहाँ काफी मसले मसाइल थे जिसको आई एम श्योर के इन्होंने आज डिस्कस किए हैं और उसको रिव्यू किया है। पर्टिकुलरली वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले खराब हुए थे और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्होंने रिव्यू किया होगा एंड आई एम श्योर ये काम शुरू हो गया। अब बात आती है पॉलिटिकली आप देख लो कि ये जो प्रॉब्लम आ रही थी पीडीएम की, मैं डे 1 से कह रहा था
पता नहीं पीटीवी पे कहा है कि नहीं, मैं हर चैनल पे मैंने कहा है कि दिस विल जस्ट फिजल आउट, क्योंकि इसका बेसिस कोई नहीं था ना। या तो हो कि भाई गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल ही डिजास्टर रोड पे जा रही है, गवर्नमेंट खराब काम कर रही है, तो फिर तो इंसान निकलता है। लेकिन ये गवर्नमेंट, ये नई एक पॉलिटिकल पार्टी आई है, आप इनसे 70 साल का हिसाब 2 साल में मांग रहे हो, हाउ कैन यू डू दैट? द क्वेश्चन इज, इनके जो सबसे बड़े मसले थे, और एंड आई एम प्रीटी प्रिवी टू दैट, कि जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट खराब थे, ये उसके इंटरेस्ट ही देते रहे और दे रहे हैं और देते रहेंगे अभी। द क्वेश्चन इज कि अब आपने पॉलिटिकली एक जो आपने, मेरा ख्याल एक आप कह लो कि ये जो डिफ्यूजन हुआ है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये भाग जाना था या हट जाना था। हट जाना इज अ बेटर वर्ड रादर देन भाग जाना, बिकॉज पीपल्स पार्टी के अंदर संजीदगी है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल। पीएमएलएन एक कन्फ्रंटेशनिस्ट एक एटीट्यूड से चल रही है। मैंने मियां नवाज शरीफ को कई दफा कहा है, मैं कह जी ए नाफ की क्या करो तुसी, लेकिन अब वो करते हैं तो पार्टी भी आगे कन्फ्रंटेशनिस्ट हो जाती है। हम एक ऐसे स्टेट है कि जब तक हमारी आप कह लो कि बैनुल अक़वामी तो नहीं, बट इस खत्ते के अंदर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के अंदर हमारी स्मूथ सेलिंग नहीं होगी, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान विल प्ले अ वेरी प्रेडोमिनेंट रोल, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक तरफ या हम जमहूरियत के नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ आप डिसलॉज करने की कोशिश करते हो। सो पॉलिटिकली, अभी आपने जिक्र भी किया नवाज शरीफ इनका प्राइम मिनिस्टर का, कि इन्होंने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, आई थिंक दैट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप। और भाई अगर तुम मुझे चाहते हो आई विल स्टे, इफ यू डोंट आई गो अवे। तो ये जो एक चीज है, ये आपने कभी पहले नहीं देखा, लोग डरते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हुए। तो ये आपने एक मैसेज भी दे दिया कि भाई आई वांट टू डू वर्क फॉर द कंट्री, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी को एतमाद नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, आई विल गो अवे। आपके सामने 176 से 178 आ गए। फिर उसके बाद इनकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है, मैं समझता हूं ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का एक ट्रेंड शुरू हुआ था, जो कि पिछले साल इन्होंने 18 आदमी साइड पे कर दिए थे 18 में, आज भी ये वही बात कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि ये जो मैं कहूंगा ये जो बंगलिंग और सेलिंग आउट हुआ है, इसके लिए पीटीआई को नुकसान नहीं है, ये मैं समझता हूं ऑपोजिशन और पीटीआई दोनों को नुकसान है। क्योंकि जब तक आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे, अब आप देखें ना, जब से सेनेट के इलेक्शन खत्म हुए डिबेट उसी से चल रही है, हाँ जी उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अब डिबेट होनी चाहिए मूविंग फॉरवर्ड, वो मूविंग फॉरवर्ड की डिबेट नहीं है। और मैं यही कहूंगा जावेद कि आप हर प्रोग्राम के अंदर मूविंग फॉरवर्ड की बात करनी है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। नदीम भाई, आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और नून लीग जो है सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, आप लोगों की हुकूमत है, और अक्सर जो आपने नोट किया होगा मीडिया में डिबेट्स होती हैं या पॉलिटिकल सर्कल्स में, वो कंपैरिजन होते हैं, तकाबली जायजा लिया जाता है। शहबाज शरीफ हुकूमत, उस्मान बुज़दार हुकूमत और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से भी मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज लाहौर में मौजूद थे, आप चूंकि पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब एक एतमाद का वोट लिया है, जो सेनेट की हाइप थी वो खत्म हो गई, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन साहब का इंतखाब हो गया, कल पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च की तलवार लटक रही थी, अब वो तलवार भी हट गई, अब सारा फोकस आप लोगों पर आ रहा है और कारकर्दगी को ज्यादा थ्रेड बेयर्स का एनालिसिस किया जाएगा। आप समझते हैं अब जो है ना वो कारकर्दगी ज्यादा बेहतर दिखाने का वक्त आ गया है? क्योंकि अब ये उज़र गालिबन नहीं होगा कि पीडीएम जो है वो देखें हमारी कारकर्दगी में रुकावट डाल रही है या वो काम नहीं करने दे रही और हमें फायर फाइटिंग पे लगाया गया है। नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर साहब, एक चीज अर्ज करूं, कारकर्दगी तो पिछले 2.5 साल से बड़े शानदार अंदाज में आगे बढ़ी। अच्छा, मैं चूंकि खुद पंजाब से हूं, बल्कि साउथ पंजाब से हूं, होता यह है कि यहां माजी में एक ऐसा माइंडसेट रहा कि लोग समझते थे कि शायद बड़े को लॉन्ग शूज पहन के, बड़े हैट पहन के और गटरों के पानी में खड़े होकर पिच बनवा लेना ही पॉलिटिक्स है। पंजाब को हमेशा से पिछले 20 साल की मैं बात करूंगा, और जब चौधरी परवेज इलाही साहब का दौर खत्म होता है तो पंजाब ने उस वक्त टेक ऑफ कर लिया था। चौधरी परवेज इलाही को यह क्रेडिट जाएगा कि उनके दौर में पंजाब में बेपरा तरक्याती काम हुए जी। लेकिन जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फौरी तौर पे एक अपने उसी मिजाज के मुताबिक उन्होंने एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। मेरे पास 50 प्रोजेक्ट है, मैं जिनको डिस्कस कर सकता हूं, जो चौधरी परवेज इलाही साहब के दौर में शुरू किए गए लेकिन वो वक्त पर पाया तकमील तक ना पहुंच सके, उनको रोक दिया गया। उस्मान बुज़दार ने इमरान खान के उस विजन के मुताबिक
बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनमें बिलखुसूस हम ऑरेंज चेन लाहौर का जरूर हवाला मैं दूंगा, जो पूरे सूबे के 12 करोड़ लोगों पर एक बर्डन है। मैं समझता हूँ कॉस्मेटिक डेवलपमेंट करके आप पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो सूबा 80 बिलियन का मकरूज हो, जब पंजाब में उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट आई 80 बिलियन का ओवरड्राफ्ट था, लेकिन उस्मान बुज़दार ने किसी भी एक मंसूबे को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। बहुत बड़े बिलियंस में प्रोजेक्ट थे जिनको मुकम्मल किया गया और इसके साथ साथ नए मनसूबा जात का आगाज किया गया, क्योंकि पंजाब एक ऐसी बैटल फील्ड है जहां पीएमएलएन ने पिछले 10 साल और 35 साल मुख्तलिफ सूरतों में इक़्तिदार में पीएमएलएन रही जी। उन्होंने पूरा एक माहौल क्रिएट किया, मीडिया को भी उस पर यूज किया, सोशल मीडिया को भी यूज किया और पंजाब को एक सॉफ्ट टारगेट समझ के हिट किया गया। लेकिन आप देखिए वो लोग जो पंजाब की डायनेमिक्स को समझते हैं वो आपको बताएंगे कि पंजाब का 35,000 किलोमीटर इरिगेशन सिस्टम हो, दुनिया का सबसे बड़ा नया निजाम, वो उस्मान बुज़दार के दौर में अपग्रेड हुआ है। पंजाब में आप एजुकेशन में देख लें कि ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग हजारों की तादाद में टीचिंग स्टाफ, एकेडमिक स्टाफ, असातिज़ा, प्रोफेसर, जो उस्मान बुज़दार के दौर में फैसिलिटी मिली है, वरना असातिज़ा की ट्रांसफर पोस्टिंग का तसव्वुर भी नहीं था कि वो ऑनलाइन हो जाए, मेरिट पे हो जाए। पंजाब में रैशनलाइजेशन जो पंजाब में एजुकेशन में मुतारिफ करवाई गई, मतलब आम आदमी के समझने के लिए एक एग्जांपल, यहाँ बहुत सारे स्कूल्स गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे थे जहां 10 स्टूडेंट थे और 22 टीचर थे। अच्छा। और कई स्कूल्स ऐसे थे जहां 300 स्टूडेंट थे, सिर्फ 2 टीचर थे। मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं बड़ा हैरान होता हूं उन लोगों पे जो कहते हैं कि पंजाब को बड़ी तरक्की, सड़कें बनी होंगी, रोड बनी होंगी। मैं आज भी कहता हूं कि कॉस्मेटिक डेवलपमेंट। लेकिन नदीम साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, आप सही कह रहे हैं कि ये चीजें हुई होंगी, गालिबन ये शायद सही तौर पर बयान नहीं की गई, लेकिन ये क्या वजह बनी कि लोग कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरीज मुतअद्दद तब्दील किए गए, आईजीज का मुख्तलिफ तबादले किए गए, एडमिनिस्ट्रेशन रिशफल होती रही। अब सवाल यह है कि ये चीजें अब सेटल होनी चाहिए और जहां पर कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन है वो हतमी तौर पर आगे बढ़े, लोगों को अशिया खुर्दनोश की चीजें आसान निरखों पर मिले, इन चीज पर अब ज्यादा फोकस होगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फोकस कोविड के फर्स्ट फेज में, जब पूरी दुनिया, और आज की ये जो पीडीएम जो उस वक्त आंसू बहाती थी, मतलब मुराद अली शाह साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े, मैं ये वर्ड यूज ना करता, पीटीवी का अपना माहौल है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए, उन्होंने रोते हुए हाथ जोड़े कि जी लॉकडाउन कर दे। इमरान खान साहब ने उस वक्त लॉकडाउन नहीं किया, एक ही नुक्ता नजर था कि आम आदमी, दिहाड़ीदार, गरीब परेशान ना हो। फिर एहसास प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम, पंजाब इमदाद प्रोग्राम, वो सब पाकिस्तान के आम आदमी के लिए थे। मैं बिलखुसूस आज इमरान खान साहब के विजिट के हवाले से अर्ज करूं, आज का विजिट खालिस्तान इस हवाले से था कि हमने पंजाब में आम आदमी की हालत से जार जो दुश्वारियां, जो मुश्किलात हैं, अब उनको हर सूरत हंगामी बुनियादों पर, जंगी बुनियादों पर एड्रेस करना है और कोशिश करनी है चीजों को बेहतर किया जाए। शायद आम आदमी ना जानता हो, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आज भी पंजाब की हर फ्लोर मिल को सब्सिडाइज रेट पर गंदम की फरहमी जारी है। अच्छा। एक भी फ्लोर मिल पंजाब में ऐसी नहीं है जिसको गंदम का कोटा अलॉट हुआ हो, उसमें कोई रुकावट हो। 60 बिलियन की सब्सिडी सिर्फ गंदम आटे की मद में पहुंचाई गई है, लेकिन क्योंकि मैकेनिज्म इस तरह का बनाया गया, और मुझे ये कहने में कोई इनकार नहीं है कि जितने लोग आज अपोजिशन की पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, ये सब लोग भी किसी हद तक, और इनमें से बहुत बड़े लोग बड़ी हद तक, वो पोल्ट्री इंडस्ट्री हो, वो शुगर इंडस्ट्री हो, वो फ्लोर मिल इंडस्ट्री हो, इन्होंने वहां चीजों को टेकअप किया हुआ था। ठीक है, मैं आपका लौट के आता हूं नदीम भाई, मैं साउथ पंजाब के हवाले से भी आपसे जरूर सवाल कर रहे हैं। पीजे मीसा सर, इसका मतलब ये कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने खुद एतमाद का जब वोट लिया, उसके बाद उन्होंने वजीर आला उस्मान बुज़दार पे अपने एतमाद का इजहार कर दिया और आज उनका दौरा लाहौर इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल है। आप समझते हैं कि ये जो मीडिया मार्केट में चेमे गोइयां हो रही थी कि शायद टीम तब्दील करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, पंजाब के हवाले से बात की जाती है कि वहां पर एक वज़ीर आला शायद उनमें कोई तब्दीली आए, ज़ाहिर बात है चौधरी परवेज इलाही साहब का क्लाउड है, फिर चौधरी सरवर साहब गवर्नर है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब खुद मौजूद हैं, उनकी भी अपनी पॉलिटिकल एक इकट्ठ है। तो अब ये तमाम चीज़ें अफवाहें तो दम तोड़ गई ना, ये चीज़ें तो अब वाज़ेह हो गई और अगले जो 2.5 साल है पंजाब में यही सिस्टम और यही वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे, इसको ऐसे ही तस्वर किया जाए पीजे मीर साहब? देखें, आपने चेंज करना है अपने आप को टाइम के साथ, आपने चेंज करना है डिलीवरेंस के साथ। हम बड़ी बातें करते हैं, अभी तो वो कहते हैं ना रेन स्टॉप प्ले, ये पीडीएम स्टॉप प्ले हो गया था, अब प्ले कंटिन्यू हो रहा है। अब इस प्ले के अंदर वेदर इट इज पीटीआई, वेदर इट इज पीएमएलएन और वेदर इट इज पीपीपी, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि आप पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं लेके आए।
कब्जा माफिया बड़ा अच्छा काम किया है आपने, ये जो बड़े बड़ों को पकड़ा है, लेकिन कब्जा अभी भी पर्टिकुलरली पंजाब, फैसलाबाद के एरिया के अंदर, गुजरावाला के एरिया के अंदर, ये रैनियर खान, भालपुर आप जाए, कब्जे अभी भी बचे हैं लोअर लेवल के ऊपर, बड़ा कब्जा माफिया है। हमें चाहिए इन पे काम करना, हमें चाहिए पुलिस को और तकड़ा करना। ये आप कर दोगे, मैं कहता हूं कि कोई गवर्नमेंट आएगी वो सक्सेस रूट पे चलेगी। हम अच्छी बातें कर रहे हैं, हम एक प्रोग्रेसिव बातें कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लेके आगे, आप किसी के साथ बात कर लो, रिफॉर्म्स के साथ हमने चलना है। हम पुराने लॉस के साथ चल रहे हैं, जो कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको चलने नहीं देती वो, क्योंकि आपके बिल्कुल पुराने ऑब्सोलीट किस्म के लॉज है, ऑब्सोलीट किस्म का आपका सिस्टम है। अभी तक आपके 40-50 साल पुराने केसेस लगे हैं। आप इस गवर्नमेंट को तो ब्लेम नहीं कर सकते हो, लेकिन पिछली गवर्नमेंट से रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेके आए? अब ये जो गवर्नमेंट है, इस पे इंकम्बेंट है एक परफॉर्मेंस देनी। क्यों? क्योंकि अब कोई हर्डल नहीं है, सो दे विल हैव टू परफॉर्म। Yes. और सेक्रेटरीज की बात आती है जावेद, हम क्या करते हैं, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर आ जाता है, जो कि पहले ट्रेड एंड कॉमर्स में, कोई किसी और इलाके का सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का, आप उसको कहीं और लगा। हमें वी हैव टू हैव द राइट सेक्रेटरी फॉर द राइट जॉब, और वो डिलीवरेंस होगी, क्योंकि बाय द टाइम एक सेक्रेटरी आता है वो एडजस्ट होते होते उसकी ट्रांसफर हो जाती है, विच मीन्स काम फिर पेंडिंग पड़ जाता है, फिर स्क्वायर वन। ये आपका बेसिक मैकेनिज्म है, तो इस मैकेनिज्म को हमने स्ट्रीमलाइन करना है। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, हमारे पास हर किस्म का पोटेंशियल मौजूद है, और इसके ऊपर आज मैं समझता हूं पीटीआई एक राइट कर सकती है अगर इस चीज को वो सीरियसली ले और मेरिट के ऊपर हर बंदा लगाए। मैं नदीम साहब आपसे जरूर सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप मुल्तान में मौजूद है। एक इंतखाबी वादा भी आप लोगों ने किया हुआ है जनूबी पंजाब सूबे का। सर 2.5 साल गुजर गए हैं, और अब जब यहां पर वो 3 मार्च का सेनेट का इलेक्शन था, तो खबरें हैं, ज़ाहिर बात है उनके बारे में तो कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकता वो कौन लोग हैं पीटीआई की जिन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन जो एक राय पाई जाती है इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में, कि शायद साउथ पंजाब से या जो पंजाब से एमएलएज हैं उन्होंने वोट नहीं किया। वैसे तो उन्हें पार्टी लाइन के तहत करना चाहिए था। तो सर इस वादे पर कितना अमली पेशरफ्त अब तक हो चुका है? चूंकि आप मुल्तान में मौजूद है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा ये सवाल करना। मतलब मुझे ऑडियो का कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है आपकी तरफ से, ऑडियो मुझे ठीक नहीं आ रही। लेकिन जहां तक मैं समझाऊं आपकी बात को, जी जी, एक तो साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के हवाले से आपने क्वेश्चन जो किया, जी मैं आपको कर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने साउथ पंजाब के 4.5 करोड़ लोगों को एक नए सूबे के हवाले से अपने आइन का हिस्सा बनाया, उनके इस मुतालबे को। और फिर हमने साउथ पंजाब में जब इलेक्शन कंटेस्ट किया तो हमें बड़ा शानदार रिजल्ट मिला साउथ पंजाब के तीनों डिवीजन से। लेकिन अददी अक्सरियत प्रोविंशियल सतह पर भी, फेडरल में भी और हमारे बाला में भी नहीं थी। उसका हल यह निकाला गया कि साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट को बाकायदा यहाँ इंप्लीमेंट किया गया। मुल्तान और भावलपुर में ज्वाइंट सेक्रेटेरिएट कायम हुआ, और इस वक्त उसके तमाम फंक्शन फाइनल मरहले की तरफ जारी हैं। और पिछले दिनों उसके रूल्स ऑफ बिजनेस भी पंजाब कैबिनेट ने अप्रूव किए, और पहली बार ऐसा हुआ कि साउथ पंजाब की 32% पॉपुलेशन के लिए जो बजट मुख्तस किया गया, उसको लीगल कवर दिया गया, वो डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, वो एग्रीकल्चर हो, वो तमाम बजट साउथ पंजाब में ही वो खर्च होगा। ठीक। जहां तक सेंटर के वोटों की बात है तो मैं इस हवाले से नहीं अर्ज कर सकता कि किन्होंने वोट किया किन्होंने नहीं किया, लेकिन हमने ये देखना है कि यूसुफ रजा गिलानी की इलेक्शन जीतने के बाद हमने उस वीडियो को, जो अली हैदर गिलानी साहब की एक वीडियो आई मीडिया में, और जिसने पूरी दुनिया को आप मैं पड़ोसी मुल्कों का और दीगर मैंने देखा इंटरनेशनल मीडिया पर, उस वीडियो पर बड़ी डिबेट्स हुई कि पाकिस्तान का ये पॉलिटिकल कल्चर है कि वहां आप अरकान असेंबली को इस तरह से वहां बोलियां लगा रहे हैं उनकी कि जी एपीके का रेट ये है, बलोचिस्तान का रेट ये है, एमक्यूएम का रेट ये। बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल। शायद किसी मछली मंडी के बाहर भी, किसी सब्जी मंडी के बाहर भी इस तरह से बोली ना लगती हो जिस तरह से अरकान असेंबली की बोली लगाई जा रही थी। तो मैं समझता हूँ वो जो इलेक्शन था पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उनके कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी का, वो हमेशा तारीख में कोई अच्छे लफ्जों से याद नहीं रखा जाएगा। और फिर बिल्कुल पीजे मीर साहब ने ठीक कहा कि इमरान खान साहब ने गैर रिवायती अंदाज में अपने आप को एतमाद के वोट के लिए पेश किया। अब जरा उस पर आ जाते हैं जो इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी बनाने के लिए खत का कहा गया है। आपकी इजाजत से पीजे मीर साहब, सर ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली से कहा है कि बैनुल जमाती एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए, आप समझते हैं कि कल जो पीडीएम का इजलास हुआ है और जैसे उनके गुब्बारे में से हवा निकल गई है,
अब ये एक अच्छी मूव, पॉलिटिकल मूव है कि ऑपोजिशन को इंगेज करने के लिए स्पीकर साहब ने चूंकि पहले भी कहा था कि वो भी तैयार हैं ओपन बैलेट। अभी ये नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जी इसमें पैसा चला, बोलियां लगी, और हमने देखा कि कौमी असम्बली 3 मार्च में 17 वोट अगर इनके नहीं आए तो हमने देखा ऑपोजिशन के 8 वोट मुस्तरद हो गए, उन्होंने गलत ठप्पे लगा दिए, फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट को ज्यादा 7 वोट पड़ गए। तो ये इट्स स्मार्ट पॉलिटिकल मूव आपकी राय में, और मुतवक्के जवाब क्या आएगा? सियासी नून लीग ने तो शायद खाकान अबाई साहब को मैं सुन रहा था, वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है शायद इस कमेटी में या ओपन बैलेट के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से। देखिए, जब हम बात करते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो दैट मींस दे नॉट इंटरेस्टेड कि आप इस मुल्क को आगे लेके जाओ। ऑपोजिशन होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग। अगर गवर्नमेंट इन वेटिंग कोऑपरेट नहीं करेगी विद द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, रिमेंबर वन थिंग कि इनके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। मुझे अभी तक याद है कि जब ये सर जी अनवारुल हसन आपसे मुखातिब है, लेके आ रहे थे तो उस मैनिफेस्टो के अंदर मैंने खुद नवाज शरीफ के पीछे सुना था कि मैंने तो समझ नहीं आती है मैं गवर्नमेंट लवा या ना लवा, पीपल्स पार्टी के बेड़ागार करके चले गए। अब बात यह है कि यही आज हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। देखो ना, ये जो गवर्नमेंट है पंजाब की, देखो मैं गवर्नमेंट का स्पोक्समैन नहीं, गवर्नमेंट तो पंजाब जो है आज वही पॉलिसीज लेके चल रही है, कंटिन्यूटी जो कि PMLN के अच्छे काम थे उनको आगे लेके जा रही है, विच इज अ गुड थिंग। दिस इज व्हाट वी वांट इन पाकिस्तान। लेकिन हमेशा जो गवर्नमेंट आई है वो अपने फटे अंदर लगा लेती है। ये जो गवर्नमेंट है इसकी ये लकी है कि इनके पास लोग हैं, समबडी लाइक चौधरी परवेज इलाई। आप परवेज इलाई साहब का काम देख लो, इनकी क्या डेवलपमेंट इन्होंने की हुई है, तो वो आपके सामने। अब आपके सामने अब बुज़दार साहब आ गए, आपके साथ सरवर साहब भी इधर आ गए, लेकिन चौधरी परवेज इलाई एंड बुज़दार आई थिंक दे मेक अ ग्रेट टीम, क्योंकि एक का एक्सपीरियंस है, एक हैंड्स ऑन आगे जा रहे हैं। सो आई थिंक इट इज अ गुड प्रोग्रेसिव स्टेप। लेकिन अगर ये जो ऑपोजिशन है फिर ये नहीं आएंगे, बिलीव मी आगे यही प्रॉब्लम आएगा। एक क्वेश्चन था पिछली गवर्नमेंट के अंदर जब PTI ऑपोजिशन में थी, प्राइम मिनिस्टर अभी तो इमरान है, इमरान का एक सवाल था कि भाई मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, ये क्वेश्चन था कि अपने एसेट्स डिक्लेयर करो। अयाज सादिक ने वो क्वेश्चन ही नहीं लिया कभी। और यही बात में आप देख लो, नवाज शरीफ भी सफर हुआ और बाकी जो आपके पॉलिटिकल लीडर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं PJB साहब। आप देखें ना, आज यही तज्जिया हो रहा था कि अगर ये ओपन बैलेट या ट्रेसेबल बैलेट हो जाता तो भले 3 मार्च को यूसुफ रजा गिलानी शिकस्त हार जाते, लेकिन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ये ऑपोजिशन अपना बना सकते थे। तो मेरे ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे तो इन्होंने दे आर ऑन अ लूजिंग साइड, क्योंकि दे लॉस्ट द डिप्टी एंड चेयरमैन सेनेट स्लॉट। नदीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर ऑपोजिशन को एंगेज करना है, जाहिर बात आप चाहेंगे कि आप जो काम करें उनके लिए आपको सियासी जो है तनाव में कमी आए, और हमजा शहबाज जो है वो तो अब जमानत पर बाहर आ गए हैं, वो पंजाब असेंबली के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। तो आप समझते हैं कि किस सतह पर इंगेज भी करना चाहिए ऑपोजिशन को? ये हुकूमत वक्त के भी फायदे में होता है कि जितना सियासी दर्जा हरारत कम हो, आप तो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप तो बेहतर समझते होंगे, उससे सियासी हुकूमत की जो तवज्जो है वो मुंतशिर नहीं होती और काम पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। हल्की फुल्की मौसीकी तो लगी रहती है, इख्तलाफ राय तो रहता है, लेकिन सड़कों पे ना आने दिया जाए अपोजिशन को। देखिए अनवार, हुकूमत ने पहले दिन से ये डिसीजन किया था कि हमने अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। किसी भी जगह ऐसा नहीं हुआ, आप पंजाब की पार्लिमानी हिस्ट्री में उठाकर देख ले, किसी जगह पर अरकान असेंबली के हवाले से प्रोडक्शन ऑर्डर की रिवायत नहीं थी। ये उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में स्पीकर पंजाब असेंबली ने ये रीत यहां डाली कि हमजा शहबाज हो, ख्वाजा साद रफीक हो, भले उनकी गिरफ्तारियां वो करप्शन चार्जेस पर थी, वो पॉलिटिकल गिरफ्तारियां नहीं थी, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए असेंबली फ्लोर फ्राहम किया गया। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जब नैब की हिरासत में थे, प्रोडक्शन ऑर्डर पे वो असेंबली आए और उन्होंने उस असेंबली की उस तकरीर में, मैं बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के उन इदारों से, अफसरान से मिला और जिन्होंने मुझे बाद में कहा कि हमें हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि हम कैसे इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जब हमें फ्लोर ऑफ द हाउस सेट किया जाएगा, हमारी असेंबलीज को जान की और माल के खतरों में डाला जाएगा। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बारहा इसका इजहार किया कि सिर्फ करप्शन केसेस के अलावा हर मौजू पर बात हो सकती है। और आपने बिल्कुल ठीक तजिया किया, जुबान से आम ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर आज ने अक्टूबर से ये बात शुरू की कि हमें सेनेट के इलेक्शन में ओपन बैलेट की तरफ जाना चाहिए। अगर हमारे वो लोग जो कानून साज है, जो कानून साज इदारों के माथे का झूमर है, उनके हवाले से देखें, मैं ये नहीं कहता कि सब खुदा ना खासा 10%
2, 4, 5 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पैसे लेकर ये किसी भी लालच के तहत अपना वोट अपनी पार्टी के अगेंस्ट किया, लेकिन उन्होंने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तो प्राइम मिनिस्टर खान ने कहा था एक दिन आएगा कि अपोजिशन के लोग इस बात पर पशेमान होंगे, और वो दिन आ गया। यूसुफ रजा गिलानी अगर सीट लूज कर भी जाते तो अदबी अक्सरियत की बिना पर पीडीएम का चेयरमैन सेनेट और वाइस चेयरमैन सेनेट मुंतकिल हो जाना था। आज साबित हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने विजन के मुताबिक बिल्कुल सही ऑफर किया, और अभी भी वक्त नहीं गुजरा। आज जो प्राइम मिनिस्टर की ऑफर है कि हम इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से एक ऐसी स्टेज पर चले जाए कि जहां सब लोगों के लिए विन विन सिचुएशन हो। क्योंकि एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपने फरमाया, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई जमात 85 के बाद पीएमएलएन कोई ऐसा इलेक्शन जो उसने लूज किया हो उसके नताइज को तस्लीम किया हो। वैसे ही पीपल्स पार्टी मतलब इक़्तिदार में होने वाली जमात को हमेशा अपोजिशन सिक्योरिटी रिस्क करार देती रही, अपोजिशन में रहने वाले लोगों को इक़्तिदार के लोग हमेशा गद्दार करार देते रहे। तो ये कल्चर अब खत्म करने का मौका है। लेकिन अनाओं के खोल है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम आज भी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड स्टाइल में चल रहा है। तसव्वुर भी किसी शख्स का नहीं है कि अपनी जमात इस पर आते हैं। ये जो पार्टियों के अंदर नदीम भाई, जो नदीम कुरैशी साहब जो पार्टियों के अंदर जमूर उस पर आते हैं। पीजीबी साहब, पीडीएम में आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या सियासी तज्जिया है? जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो अब सिर्फ अब कायम ही है, मतलब इतिहाद बरकरार है, लेकिन इन रियलिटी खत्म हो गई है आप समझते हैं? क्योंकि जब 26 मार्च का लॉन्ग मार्च है इसको मुलतवी किया गया, आगे रमजान शरीफ आ रहा है, तो मतलब बात अब आगे चली गई और आप समझते हैं अब ये इसका शिराजा बिखर गया है। तेजमीर साहब, देखिए, जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, हाउ कैन आई कॉल इट अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट व्हेन यू गॉट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट? तो व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। मुझे आप एक्सप्लेन कर दें। तो आप डेमोक्रेसी डिफाइन करें ना मुझे। आप कहते हैं डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और भैया आपके पास डेमोक्रेटिक तो गवर्नमेंट बैठी है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो नहीं है यार। तो फिर व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप एक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट कर रहे हो, नॉट अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ डायलॉग। आपका एक मोनोलॉग है। जब तक आप डायलॉग पे नहीं आओगे, डेमोक्रेसी डायलॉग से आती है, मोनोलॉग से नहीं आती है। ठीक बात। तो अगर आप एक रोडों पे ले आते हैं 9 लोग, हाँ जी इसको हटा दो, तो फिर किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? मुझे वो पीपल्स पार्टी की बड़ा चंद आ रहा है कि लूली लंगली जमहूरियत भी अच्छी है इन प्लेस ऑफ डिक्टेटरशिप। सो वेयर इज डेमोक्रेसी देन? मुझे बता देना। यहाँ तो हम एक परपेचुअल डिनायल के ऊपर है, हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, और हम एक आप कह लो कि एहतजाज पे एक अड़े हुए। लेट्स गेट आउट ऑफ दिस कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड, लेट्स वर्क ऑन अ कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। हमारे कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड नहीं है, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है। इस ट्रस्ट डेफिसिट के साथ हम आवाम को आप कह लो कि इसके अंदर हम इनको बाइफरकेट करके डिविजन्स कर रहे हैं। हमने आवाम को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हम जो हारता है वो मजलूम हो जाता है, जो जीतता है वो बिल्कुल जीता है। हमने मुल्क को यूनाइट करना है। आपने अमेरिकन देख रही है ना इलेक्शन के अंदर क्या हुआ है? यूनिटी अब आ रही है। उस आदमी ने भी डिवाइड कर दिया था। आज आपको वही जरूरत है जमहूरियत के नारे पे और इसके नाते के ऊपर, खुदा के लिए लेट्स यूनाइट दिस कंट्री एंड मूव फॉरवर्ड। हम नहीं कर रहे, हम एहतजाज एक बात करता है, एहतजाज एक बात करता है, कन्फ्रंटेशन। और ये जो जबान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है बड़ी ही अफसोसनाक जबानें इस्तेमाल हो रही है, जिसमें आप थोड़ा सा लिहाज रखें, थोड़ा सा लिहाज रखें। बस इतना ही मैं कहूंगा। नदीम साहब, सियासी वज़ादारी होनी चाहिए और सियासी तनाव इतना ना बढ़े कि एक दूसरे के जो है जिस फिजिकल एक्शन हो जाए। हमने देखा इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए, फिर डॉक्टर शहबाज गिल साहब वाला वाकया हुआ। आप समझते हैं कि सियासत में इख्तलाफ रहता है? पीटीआई एक हकीकत है, पीएमएलएन एक हकीकत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी हकीकत है। इन हकीकतों को सामने रखकर एक सियासी लाएमल इख्तियार करना चाहिए, और जो अच्छी लेजिस्लेशन है उसको करने के लिए एक अच्छी मूव है वज़ीर आज़म की, मैं समझता हूं। अब इसको फॉलोअप होना चाहिए। खत के बाद आप समझते हैं कि ये जो खत लेकर स्पीकर कौमी असम्बली को, इसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से टेलीफोन कॉल चली जाए और अपोजिशन के लीडरान को दावत दी जाए कि वो आए बैठे और कौमी असम्बली में इंतखाबी इस्लाहात से आगाज करते हैं, इस पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो, इसमें और जो इसमें जो खराबियां हैं इनको खत्म करने के लिए इसको ट्रेसेबल बनाया जाए, तो ये अच्छा फॉलोअप होगा अगर इस खत के बाद कोई अमली इकदाम भी उठा लिए जाए।
देखिए अनवर साहब, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ये। मैं जाती तौर पे समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने उन तमाम इंटेलेक्चुअल्स के, उन पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स के जो रोज मीडिया पर बैठकर 8 से 11 तक ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी हुकूमत अपोजिशन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाती, हुकूमत रोल प्ले नहीं कर रही, पार्लियामान को मजबूत नहीं कर रही, इससे बड़ा मौका क्या होगा। और मैं एज ए ह्यूमन समझता हूँ अच्छा काम जितनी भी देर से शुरू किया जाए आगाज पर उसको पजीराई मिलनी चाहिए। दिस इज द टाइम कि हम आज भी अगर ये डिसीजन कर लें कि इंतखाबी इस्लाहात इस हद तक कर लें कि सब लोग उन नताइज को तस्लीम करें जो कौम देती है। मैं आज इस बात पर 100% श्योर है मुझे कि जब हम किसी जीतने वाले शख्स को, किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सिलेक्टेड और गठजोड़ और इस तरह का नाम देते हैं, हम बुनियादी तौर पर उस वोटर की तौहीन कर रहे होते हैं कि जिसने पूरा दिन अपना लगाकर वो वोट कास्ट किया होता है, एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया होता है। हम भले जितना मर्जी नारे लगाते रहे जी वोट को इज्जत दो, बुनियादी तौर पे हम वोट को इज्जत नहीं दे रहे होते, अपनी अनाओं के खोल को इज्जत दे रहे होते हैं, अपनी ईगोज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं जाती तौर पे बेइंतहा इस बात पर मुझे भी तकलीफ है कि जिस तरफ ये माहौल लेकर जाया जा रहा है, और आप देखें इस सारे माहौल को कशीदा करने में एक पर्सनैलिटी, और मैं बबांग तौल कहूंगा, मीडिया के जरिए कहूंगा, PMLN के चंद लोग जिनको लीड कर रही है मरियम नवाज, उन्होंने ये सारी कशीदगी पैदा की है। मैं बल्कि मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि आसिफ जरदारी हो या उनकी जमात के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कमर जमान कायरा है, एफराज एहसन है, कभी भी कशीदगी उन्होंने नहीं बढ़ाई। लेकिन PMLN का ये जो चंद लोगों का एक ग्रोह है, इन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक बार फिर अर्ली 90s की दहाइयों में पहुंचा दिया है, जहां मुखालफिन की जुबानें काटी जाती थी कैदोबंद में, जहां अपने मुखालिफ की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती थी, हेलीकॉप्टर से इश्तार फेंके जाते थे। तो मैं समझता हूं अभी वक्त नहीं गुजरा, आज भी हम बैठे और प्राइम मिनिस्टर की ये ऑफर पाकिस्तान की आवाम के दिलों की धड़कन है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो गैर रिवायती अंदाज में चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जो कल हुआ है सर, ये तल्ख जुमलों का तबादला, जो खबरें आ रही थी, आपने बहुत से ऐसे इवेंट्स कवर किए हैं, आपकी आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब से भी इंटरेक्शन रही है, ये जो जरदारी साहब ने जो एक तल्ख लहजा अपनाया, आप समझते हैं कि ये क्या वजह बनी? और फिर मरियम नवाज साहबा ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा जिसने नवाज शरीफ साहब से बात करनी है वो पहले मुझसे बात करे, मैं उनकी नुमाइंदा हूं और किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो नवाज शरीफ साहब की वापसी का मुतालबा करे। कैसे एनालाइज करेंगे इसको? ये आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा जबरदस्त एक कार्ड प्ले किया। ये उन्होंने, वो कहते हैं ना, ही टेस्टेड द वाटर्स, सिंपल एज दैट। उनको भी पता है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, उनको भी पता है कि वो जो मर्जी करेंगे उन्होंने वापस नहीं आना है, और इन्होंने इस्तीफे नहीं देने। बड़ी सिंपल सी बात है। ये क्यों इस्तीफे दे? जब इन्होंने क्या अपने इलेक्ट्रेट में गए ये कि हम इस्तीफे दे रहे हैं? ये तो लोगों के वोट से आए ना, तो वो अपने वोट्स को बिल्कुल बरकरार रख रहे हैं, अपनी कंस्टिट्यूंसी की वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप क्यों इस्तीफे देंगे? जब आपकी एक मुद्दत है, आप इलेक्ट होके आए हैं, आप क्यों देंगे इस्तीफे? क्यों? क्या आप सिर्फ इक़्तिदार के लिए आए सारे लोग? क्या आप सिर्फ इक़्तिदार में होंगे तो आप अपने आप को बरकरार रखेंगे? नो, हमें सब एक सब्र का मादा भी होता है भाई। 5 साल इस हुकूमत के अगर हैं तो उसको 5 साल दे दो, अब बाद में अगर आपके पास वोट आएगा आप हुकूमत आके करो। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इन्होंने एक पॉलिटिकल कार्ड खेला है। अच्छा। जिसके अंदर आपको मरियम नवाज का भी एक रिएक्शन आ गया, उसके बाद PMLN का भी एक रिएक्शन आ गया। लेकिन देखें, ये सारी जो चीज है ना, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम इसको डिफ्यूज कर सकते हैं कि हम इसको मीडिया में प्ले अप ना करें। अगर हम इसको मीडिया में प्ले अप करेंगे, आप कह लो कि टॉक शोज के अंदर बदतमीजी दिखाई जा रही है, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपकी आवाम में होगा। जैसे आपने अभी जिक्र भी किया, ये शहबाज गिल के ऊपर पड़ गई चाई, उसके बाद चौधरी निसार के ऊपर आ गई, फिर प्राइम मिनिस्टर ये नवाज शरीफ है इनके ऊपर आ गई, या दूसरे लोगों के ऐसा इकबाल साहब के साथ हुआ जी। तो अगर ये एटीट्यूड अगर आप टीवी के ऊपर सही दिखाओगे, आपकी कौम भी सुलझेगी, क्योंकि कौम आपको देखती है, आप ऑपोजिशन के लीडर को भी और गवर्नमेंट के लीडर को भी। अगर ये बदतमीजी हम दोनों तरफ से देखेंगे, आपकी कौम खराब होगी। रोड के ऊपर आपका उसका रिजल्ट नजर आएगा। हमें अपने आप को, अपने लहजे, आपने बड़ी अच्छी पहले बात की, हमें अपने वो एक एक वफादारी की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। नदीम भाई, ये मुझे बताइएगा जी सर, नदीम भाई चलते चलते बताइएगा, वजीराबाद का बाय इलेक्शन तो आप जीत नहीं सके, डस्का में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन तो होगा, ये तय करना है 20 पोलिंग बूथ प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स जिनके हवाले से इश्यूज था उस पर हो या पूरे डस्का में हो। तो आप अपनी कारकर्दगी पर जिमनी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं डस्का में?
देखिए, हम बिल्कुल तैयार हैं और आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने, हमारी पूरी टीम ने बड़ी शानदार कैंपेन की। और मैं समझता हूँ, और मैं मतलब एज ए पोलिटिकल वर्कर मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि एप्लीकेंट की जो प्रे थी वो थी कि जी 23 नशिस्तों पर 23 पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई है, या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सका, वहाँ इश्यूज बने हैं, वहाँ के जो और आरओ से वो रिजल्ट सबमिट नहीं करवा सकते, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको पूरे इलेक्शन अलाउ कर दिया गया। तो मैं आज भी समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह डक्का के इलेक्शन में, अगर इलेक्शन होते हैं बुनियादी तौर पे, तो 23 नशिस्तों की जो एप्लीकेंट की प्रे थी, ठीक है, वो तो सर वो अब सुप्रीम कोर्ट उसका तय करेगी, लेकिन आप लोग तैयार हैं पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में। आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल हम तैयार हैं जी, इंशाल्लाह। हम हर जगह पर पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, अपने लोगों को प्रोवोक नहीं करना, अपने अपने वर्कर को लोगों पर सियाहियां। हाँ बिल्कुल सही है, वहां 2 हलाकतें भी हुई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीजे मेर साहब, थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बताएंगे तो एक हमने ह्यूमन एंगल से स्टोरी निकाली, वो आपके साथ शेयर करेंगे। हरनाई बलूचिस्तान में जो कानकुन है, वो मीथेन गैस की वजह से दम घुटने से उनकी वफात अमल में आई है। बहुत अनफॉर्चुनेट वाकई, इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं हमारे साथ। नामे वतन की कसम उठाकर परचम हम लहराते हैं। किसकी हिम्मत रास्ता रोके, हम खुद रास्ता बन जाते हैं। धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल है, धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल है। एक है कौम, एक मंजिल है। सिर्फ ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे, एक खबर है जो कि खबरों के हजूम में दब गई थी, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक खबर है। वो मैं देख रहा था, मेरी नज़र से गुजरी, तो हम इस पे ज़रूर सेगमेंट करेंगे। बलूचिस्तान का इलाका है हरनाई, यहाँ पर 5 कारकुन और 2 जो रेस्क्यू वर्कर्स थे, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये काम कर रहे थे और बहुत ही गहरी किस्म की ये कान थी। 1400 फुट गहराई में डीप इनसाइड ये काम कर रहे थे। अचानक मीथेन गैस जो है वो रिलीज हुई और उससे इनका दम घुट गया और ये जान बाक हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस तरह का ये एक हफ्ते में दूसरा बड़ा वाकया है। इससे पहले 12 मार्च को भी 8 अफराद जो हैं, वो एक और इलाका है बलूचिस्तान का, मारवार माइन, और ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ है। वहाँ पर भी मीथेन गैस का एक धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुई, और जिसकी वजह से वहाँ पर जो 6 अफराद थे कारकुन, वो फौत हो गए। और जो इनको बचाने के लिए रेस्क्यू वर्कर्स जाते हैं, उनकी भी अमवात हो जाती हैं। तो हमने कहा कि इस पे हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। और जुड़े जो मामलात हैं, लियाकत शवानी साहब जो तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर क्वेटा से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम अनवर भाई। लियाकत साहब, मैं आवाज आपकी मुझे कम आ रही है, काइंडली जी मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी बुलंद आवाज से बोलूं। मैं आपकी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मेरा लियाकत साहब सवाल ये है कि ये जो वाकयात हो रहे हैं बलूचिस्तान में, और पिछले साल अगर हम देखें तो इस तरह के मुतअद्दिद वाकयात हुए, और 102 मतलब 100 से जायद जो कारकुन है वो अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत वाकया हुई, और यही वाकयात थे। 72 मुख्तलिफ वाकयात हुए। तो आपसे मैं जानना चाहूँ, क्या वजह बनती है? इसका कोई पता चलाया जाता है कि इनकी ट्रेनिंग कम है, इनको बताया नहीं जाता, इनके पास आलात नहीं होते, मीथेन गैस ही मूजिब बन रही है इनकी मौत की? क्या कहेंगे लियाकत शवानी साहब? जी अनवर साहब, ये बड़ा अफसोसनाक है। एक तो ये जो माइन वर्कर्स हैं, ये इंतहाई
गरीब लोग हैं और बड़े मेहनत मुशक्कत से अपने बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं, और अक्सर जो है इस तरह के माइंस या गैस भर जाता है उसमें, या माइन जो है वो कोलैप्स हो जाती है, या कभी तोदा गिर जाता है, तो ये बेचारे फंस जाते हैं और बड़े मुश्किल हालात में, उस सफोकेशन में मैं तो तसव्वुर करके भी आप यकीन जानिए काम जाता हूँ कि बड़े अजियत का, मौत का जो है इनको सामना होता है और शहादतें इनकी होती हैं। ये बड़ा अफसोसनाक है। अब इसमें यह है कि अक्सर जो माइंस वर्कर्स हैं इसमें अफगानिस्तान से भी आते हैं, इसमें हमारे मुल्क के भी हैं, KPK के हैं, मुख्तलिफ एरियाज के। ये बहुत गरीब लोग हैं और ये माइंस ओनर जो है इनको हायर करते हैं और इनकी प्रॉपर तरबियत नहीं, इनकी ट्रेनिंग नहीं, और ये डेली बेसिस पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। तो ये मुझे बताएगा लियाकत साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत गरीब लोग होते हैं, जाहिर बात है जो कारकुन होते हैं, लेकिन इनके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे ना, माइंस दी जाती होंगी, कंपनियां होती होंगी। आप लोगों ने एज ए गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन करने का सोचा है कि आप लोग उनसे पूछ परतीज करें कि इनके साथ जो आप लोग डेली वेजर्स होते हैं, दिहाड़ी के मजदूर होते हैं या माहाना तनख्वाह लेते हैं, क्या किया जाता है इनके लिए, सेफ्टी मेजर्स के लिए कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना तो चाहिए ना। आप समझते हैं ना, ये 102 अफराद जान से जा चुके हैं, बेशक वो अफगानिस्तान के शहरी हों या खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए हों या बलूचिस्तान के रिहायशी हों। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं अनवर साहब। एक तो ये है कि हमने 2019 में जो है 96 ईयर्स बाद जो है बलूचिस्तान की माइंस मिनरल हमने पॉलिसी बनाई। एक पॉलिसी थी अंग्रेज के जमाने से मुख्तलिफ अमेंडमेंट के साथ उसको चलाया जा रहा था। 96 साल बाद बनी है पॉलिसीज। हेलो जी, आप कह रहे हैं लियाकत साहब 96 साल बाद पॉलिसी बनी है? यस यस यस, पाकिस्तान के बनने से पहले की पॉलिसी चल रही थी। अंग्रेज के जमाने की माइंस जो है हमारे एक मिनरल पॉलिसी थी, मुख्तलिफ अमेंडमेंट के साथ उसको चला रेक्टिफाई मॉडिफाई करके उससे काम लिया जाता रहा। हमने ये एक पॉलिसी बनाई। दूसरा ये कि माइंस वर्कर्स के लिए एक इनके वेलफेयर के लिए एक कमिश्नर वो अपॉइंटेड है और उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो माइंस वर्कर्स की जो वेलफेयर है, जो उनके इंटरेस्ट है, उसको वो प्रोटेक्ट करे। उस सिलसिले में एक तो ये है कि 20 प्राइमरी स्कूल जो है हमारे हैं बलूचिस्तान में, उसमें 4 मिडिल स्कूल हैं, 5 मिडिल स्कूल और 4 प्राइमरी स्कूल में 20 के करीब मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज है बलूचिस्तान में, 3 हॉस्पिटल्स है और ये डेडिकेटेड है माइंस वर्कर्स के और उनकी फैमिली और उनके बच्चों के हेल्थ एजुकेशन की जिम्मेदारियां अदा करने के लिए। इसके अलावा अभी ये जो कैजुअलिटीज है उसको कम अज कम करने के लिए हम मॉडर्न हमने कुछ इक्विपमेंट्स वो प्रोक्यूर कर लिए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, कुछ इक्विपमेंट्स, लेकिन मजीद हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे इस्तेफादा करके हम प्लान कर रहे हैं कि ये जिस तरह की कैजुअलिटीज है उसको कम से कम किया जा सके। ये मुझे बताएगा लियाकत साहब, ये जाहिर बात है आपने सही कहा कि ऐसा करना चाहिए। चीफ इंस्पेक्टर होते हैं प्रोविंशियल माइंस डिपार्टमेंट के, तो इनकी जिम्मेदारी भी होगी कि ये चेक भी करें, क्योंकि हैरत अंगेज बात यह है कि इन अमवात में वो लोग भी शामिल है जो इनको बचाने के लिए अंदर गए। इसका मतलब जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो भी वेल इक्विप्ड नहीं होते और वो भी वेल ट्रेंड नहीं होते कि उन डेथ टोल में उनका भी शुमार हो जाता है। तो ये तो बहुत महंगे महंगे ठेके होते होंगे जो माइंस कंपनियां लेती होंगी, उनके पास तो वो तो करोड़ों अरबों रुपए बलूचिस्तान से कमा रहे हैं। देखे ना, आपके पास कोयला है, कुदरती गैस है, कॉपर है, सल्फर है, तो उससे तो बड़े फायदे वो कमा रहे हैं। तो सर उनको कोई पेनल्टी किया जाता है कि भाई आप लोग रेस्क्यू टीम्स ही अपनी तैयार करें, उनको सही दौरे जदीद के आलात से आरास्ता भी करें? देखिए, एक तो ये है कि ये जो माइंस ओनर्स हैं ये पहले बिल्कुल बेचारों का जो वर्कर्स है उनका ख्याल नहीं रखते थे। अभी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उनको पाबंद किया है। अच्छा। किसी कैजुअलिटी की सूरत में वो जो है जो लवाकिन है उनके शुहदा के, उनको जो है 2 लाख रुपए ओनर जो है वो कंपनसेट करेंगे और 6 लाख रुपए बलूचिस्तान गवर्नमेंट देती है। अच्छा। तो ऐसे किसी भी कैजुअलिटी की सूरत में 8 लाख रुपए का एक पैकेज उनके लवाकिन को फराहम कर दिया जाता है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में ये जो माइंस का शोबा है ये एक सनत का शक्ल इख्तियार इसने नहीं किया। इट्स नॉट एन इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। अगर ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ले, इंडस्ट्री का इसको दर्जा दे दिया जाए, तो फिर वर्कर्स के जो राइट्स हैं वो बड़े प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में हमने भी इंडस्ट्री का इसको दर्जा तो नहीं दिया, लेकिन बलूचिस्तान को जो इंडस्ट्रियल फेज में हम एंटर कर रहे हैं उसमें 3 मार्बल सिटीज भी हम बलूचिस्तान में अभी डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह करके नए मार्बल सिटीज आएंगे, माइंस का शोबा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएगा, तो फिर माइन ओनर्स भी
वो ज्यादा पाबंद होगा और वर्कर्स की जो वेलफेयर है उसको भी वो देखेंगे, उसको सिक्योरिटी को भी देखेंगे। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम पीडीएमए में हमने काफी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट मॉडर्न प्रोक्यूर किए। अब माइंस डिपार्टमेंट के लिए भी हम कर रहे हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत में जो रेस्क्यू सर्विस है वो इतना फाल हो कि इस तरह के जो कैजुअलिटीज हैं, डैमेजेस हैं, वो कम अज कम हो। तो इस सिलसिले में हम इकदाम कर रहे हैं और जो वर्कर्स हैं उनके लिए मजीद भी अभी हमने रजिस्ट्रेशन का एक सिलसिला जारी किया है और ओनर्स को इस बात का पाबंद बनाया है कि जितने भी वर्कर्स उनके साथ काम करते हैं उनको जो माइंस डिपार्टमेंट है उनमें रजिस्टर करें, उनके जो कवायद है वहां तक पहुंचे ताकि हमें पता चले वहां पे कौन काम कर रहे हैं। ये आपने सही कहा, डाटा होना चाहिए आपके पास, एक डाटा कितने हैं, ट्रेन कितने हैं, अनट्रेंड कितने हैं, अडल्ट कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो ये एक सिलसिला हमने शुरू किया है, इंशाल्लाह इसको हम प्रॉपर रेगुलेट करेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और ये मैं आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको रेगुलेट भी करना चाहिए, पता होना चाहिए, एक डाटा बैंक होना चाहिए कि कितने माइनर्स पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, जैसे आपने कहा कि अफगानिस्तान से भी लोग आते हैं काम के लिए, वो कितने हैं, गैर मुल्की कितने हैं। दूसरा ये आपने कहा इसको सनद का दर्जा देना है, तो ये सर सूबाई सब्जेक्ट है ना, तो क्या अमर माने है? मेरे ख्याल में इन वाकयात को बेस बनाकर इसमें रिफॉर्म्स भी लाई जा सकती है, सनद का दर्जा भी दिया जा सकता है। और आप भी समझ सकते हैं ये जो 8 लाख का मुआवजा ये बहुत कम रकम है। देखिए यकीनन कम है और इंसानी जान का जो है नेमल बदल दिया 8 लाख रुपए तो हो भी नहीं सकते। लेकिन ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो हमारे अपने जो बजट है आपको पता है कि उसमें कोई 80% जो है यानी वो तो सारे तनख्वाहों में नहीं, आप माइनिंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं उन कंपनियों को ज्यादा देना, आप लोगों का हिस्सा तो 6 लाख है। अनवर भाई असल में ये हम एक प्लान कर रहे हैं कि जो माइंस ओनर, क्योंकि मेन बेनिफिशियरी वही है, माइंस ओनर जो है उनका हिस्सा बढ़ाए ना, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। उनको अब हम पाबंद करेंगे कि वो जो माइंस वर्कर है वो 2 लाख रुपए जो कंपनसेशन 2 लाख तो कुछ भी नहीं उसको बढ़ाए। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट अब भी हम अपनी देखेंगे सूरत हाल को और उनके वेलफेयर के लिए अगर इस रकम को बढ़ाना पड़े हम जरूर बढ़ाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शवानी साहब हमसे गुफ्तगू करते। व्यूअर्स, ये अहम इशू है और आपने गुफ्तगू में सुना होगा कि सिर्फ 2 लाख रुपए ये माइंस के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मालकान होते हैं, ये अगर बंदे की जान चली जाए तो देते हैं और अरबों रुपए के इसमें उनको ठेके मिलते हैं और उससे बहुत सा पैसा कमाते हैं। जाहिर बात है एक अच्छा काम है, माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन इसको जैसे लियाकत शवानी साहब ने कहा हम इसको फॉलो करेंगे, इसको सनद का दर्जा मिलना चाहिए और जो लोग गरीब कानकुन वहाँ काम करते हैं अगर उनकी जानें जाती हैं इसमें तो उसका सही मुआवजा मिले। जान का कोई नेमुल बदल ही, लेकिन इतना जरूर मिले कि उनकी फैमिली सस्टेन करे और उनको जॉब की सिक्योरिटी भी दी जानी चाहिए। एक डाटा बैंक भी बनाना वक्त की जरूरत है। मेरे ख्याल में बहुत से काम है जो करने हैं। आज जो हमने गुफ्तगू की इसका फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पे जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही, आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।